क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो 1 रुपए का सिक्का है, उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत की मुद्रा सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय मुद्रा का वो सफर जो लेन देन की प्रक्रिया और उसके बाद सिक्कों से शुरू होकर डिजिटल रुपए तक पहुंचा है। फूटी कौड़ी, थैला, तमड़ी, पाई और पैसा ये भारतीय सिक्कों की ऐसी इकाइयां हैं जो कि बहुत पहले ही चलन से बाहर हो गई। वर्तमान पीढ़ी के बच्चों ने इन सिक्कों को शायद कभी ही देखा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम भारतीय मुद्रा के अनोखे सफर को जानेंगे। मनुष्य के बहुत से आविष्कारों में से एक है मुद्रा का आविष्कार। इस अकेले आविष्कार ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मुद्रा के विकास से न केवल पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक तंत्रों का विकास किया है, बल्कि लोगों के जीने के तरीकों को ही बदल दिया है। इसी मुद्रा को लेकर समाज में कई तरह की कहावतें भी प्रचलित हुई, जैसे 16 आने सच, जहाँ पर आना एक मुद्रा है। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, जहाँ पर फूटी कौड़ी एक मुद्रा है। मेरा नौकर एक ठेले का भी काम नहीं करता, जहाँ पर ठेला एक मुद्रा है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, और यहाँ पर भी दमड़ी एक मुद्रा है। तुझे पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, और ये पाई भी एक मुद्रा थी। लेकिन क्या आजकल की पीढ़ी ये जानती है कि कौड़ी, दमड़ी, थैला, पाई और 16 आने की वैल्यू कितनी होती थी? वर्तमान में जो रुपया चलता है, दरअसल यह कई सालों के बाद रुपया बना। सबसे पहले चलन में फूटी कौड़ी थी, जो बाद में कौड़ी बनी। इसके बाद कौड़ी से दमड़ी बनी, दमड़ी से थैला बना, थैला से पाई बना, और पाई से बना पैसा, पैसे से आना बना, और आने से फिर जाकर रुपया बना। और अब तो जनाब क्रेडिट कार्ड और बिटकॉइन का जमाना आ गया है, जहां हमें आज कैश तक रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूपीआई से ही हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, बिना डेबिट, क्रेडिट और कैश कैरी किए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुद्रा का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ? सदियों पहले जब दुनिया में कोई मुद्रा नहीं थी, तब लोग खरीद बेच कैसे करते थे? यह सब शुरू हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली से। कल्पना कीजिए एक समृद्ध राज्य की। इस राज्य में लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे, जैसे बुनकर, मोची, किसान, दर्जी आदि। यह है किसना, एक किसान, और यह है मनोज, एक मोची। जब मनोज को सब्जियों की जरूरत होती है तो वह किसना के पास जाता है और बदले में उसे एक जोड़ी चप्पलें देता है। दोनों ही संतुष्ट रहते हैं। इसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी बनाई गई वस्तु या सेवा को किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु या सेवा के साथ सीधे बदल सकता है। लेकिन यह प्रणाली दोहरी संयोग की स्थिति पर आधारित होती है। मतलब दो बातें एक साथ होनी चाहिए। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो वही वस्तु बेच रहा हो जिसकी आपको जरूरत है, और वह व्यक्ति वही वस्तु या सेवा लेना चाहता हो जो आप दे सकते हैं। पर क्या यह प्रणाली हमेशा काम करती है? जब दो वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान होता है तो दोनों पक्षों की जरूरतों का तुरंत मेल बैठना जरूरी होता है। अब मनोज को फिर से सब्जियों की जरूरत है और वह किसना के पास जाता है, लेकिन किसना को अब चप्पलों की जरूरत नहीं है, इसीलिए कोई विनिमय नहीं हो पाता। अब मनोज को बाल कटवाने की जरूरत है तो वह शंभू नाई के पास जाता है, लेकिन एक बाल कटवाने की कीमत एक जोड़ी चप्पलों से कहीं कम है और चप्पल को बांटा भी नहीं जा सकता, इसीलिए फिर से विनिमय नहीं हो पाता। अब मनोज को दूध चाहिए, लेकिन चप्पलों के बदले मिलने वाली दूध की मात्रा बहुत ज्यादा है और चूंकि दूध जल्दी खराब हो जाता है, मनोज ज्यादा दूध नहीं लेना चाहता, इसीलिए
फिर कोई विनिमय नहीं हो पाता। इस तरह वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करना आसान नहीं था। जरा सोचिए, उस समय की उलझनों की कल्पना कीजिए। इसीलिए धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई और मुद्रा की शुरुआत हुई। हालांकि यह साफ नहीं है कि सबसे पहले मुद्रा किसने बनाई, कोई व्यक्ति या संस्था। माना जाता है कि शुरुआत में व्यापारियों ने लेन देन को आसान बनाने के लिए सिक्के बनवाए। उस समय राज्य इस प्रक्रिया में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन बाद के समय में राज्य ने इस पर पूरा नियंत्रण ले लिया। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा निर्माण पूरी तरह राज्य के अधिकार में होता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में सिक्कों का चलन विदेशियों के आने के बाद शुरू हुआ। जैसे विल्सन और प्रिंसेप का कहना है कि सिक्के भारत में यूनानी आक्रमण के बाद आए, लेकिन जॉन एलन नामक विद्वान इससे सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि भारत के शुरुआती सिक्के जैसे कांशापर्ण या आहत सिक्कों का यूनानी सिक्कों से कोई संबंध नहीं था, यानी ये पूरी तरह भारतीय उपज थे। यह भी माना जाता है कि भारत में मुद्रा का इतिहास वैदिक काल से भी पहले का है। ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र मिलता है जैसे निष्क और शतमान, जो उस समय के धन या मूल्य को दर्शाते थे। निष्क असल में सोने का एक गहना होता था जिसे अमीर और ऊंचे वर्ग के लोग पहनते थे, लेकिन कई वैदिक ग्रंथों में इसे मूल्य या मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया गया है। यह सोने या चांदी की एक निश्चित मात्रा होती थी जिसका उपयोग दान देने, उपहार देने या खरीद बिक्री में किया जाता था। उदाहरण के लिए, जब यज्ञ या पूजा होती थी तो पुरोहितों को निष्क दान में दिए जाते थे। इससे यह साबित होता है कि निष्क का आर्थिक महत्व था। इसी तरह शतमान भी एक धातु आधारित मूल्य था। माना जाता है कि यह चांदी या तांबे की एक तय मात्रा होती थी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह वजन मापने की इकाई भी थी, जिससे चीजों की कीमत तय की जाती थी। हालांकि उस समय सिक्के नहीं बने थे, लेकिन निष्क और शतमान जैसे शब्दों से यह पता चलता है कि लोग मूल्य और विनिमय यानी कि लेन देन की सोच से परिचित थे। इससे यह साफ होता है कि वैदिक काल में ही लोग धातु को मूल्य के रूप में पहचानते थे और इसका इस्तेमाल करते थे। यही भारत की प्राचीन आर्थिक सोच की शुरुआत थी। निष्क और शतमान को भारत में मुद्रा के शुरुआती रूप में माना जाता है। यहीं से भारत में मुद्रा का विकास शुरू हुआ, जो आगे चलकर पंचमार्क सिक्कों, मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य, मुगल काल और फिर आधुनिक नोटों तक पहुंचा। इसके बाद भारतीय मुद्रा के इतिहास में आता है पंचमार्क सिक्कों का दौर। ये भारत के सबसे पुराने धातु के सिक्के माने जाते हैं, जिनकी शुरुआत करीब 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। इन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हथौड़े से ठोक कर बनाया जाता था। ये सिक्के अनियमित आकार के होते थे और इनमें किसी राजा की तस्वीर या नाम नहीं होता था। इनके बजाय सूर्य, बैल, वृक्ष, चक्र, हाथी जैसे प्रतीकों को ठोककर उकेरा जाता था। इन सिक्कों का चलन खासकर उत्तर भारत के गंगा घाटी क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में हुआ। इनका सबसे ज्यादा उपयोग महाजनपद काल के राज्यों जैसे मगध, कौशल, वत्स, अवंती, पंचाल आदि में देखने को मिलता है। मौर्य काल, जिसका इतिहास 322 से 185 ईसा पूर्व का कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित भारत का पहला बड़ा और सबसे संगठित साम्राज्य हुआ करता था। इस समय मुद्रा प्रणाली पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। मौर्य काल में चांदी, तांबे और सोने के सिक्के चलते थे। सिक्के पंचमार्क शैली में बनाए जाते थे, लेकिन अब इन्हें सरकारी रूप से नियंत्रित किया जाने लगा था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि रूपदर्शक अधिकारी सिक्कों की शुद्धता और वजन की जांच करता था। सम्राट अशोक ने सिक्कों पर बौद्ध प्रतीक जैसे धर्मचक्र, सिंह, हाथी,
आदि छपवाकर मुद्रा को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। तो मौर्य काल ने भारत में एक व्यवस्थित और नियंत्रित मुद्रा प्रणाली की नींव रखी। इसके बाद आता है गुप्त काल की मुद्रा व्यवस्था का इतिहास, जो कि 4वीं से 6वीं सदी का कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसकी मुद्रा प्रणाली भी उतनी ही शानदार थी। इस काल में सोने के सुंदर और शुद्ध सिक्के जारी किए गए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। सिक्कों पर राजाओं की छवियां होती थी, जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते या युद्ध करते दिखाया गया। साथ ही लक्ष्मी, दुर्गा, विष्णु जैसे देवी देवताओं की आकृतियां भी इस सिक्कों पर दिखाई देती थी। गुप्त सिक्कों की उच्च गुणवत्ता के कारण वे विदेशों में भी लोकप्रिय थे, जिसके साथ ही कहा जाता है कि गुप्त काल में मुद्रा धार्मिक, कलात्मक और राजनीतिक प्रचार का प्रभावशाली माध्यम बन गई थी। तो जहां मौर्य काल में मुद्रा पर राज्य का नियंत्रण था, वहीं गुप्त काल में सिक्के सुंदर, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक बने। दोनों कालों ने भारत की प्राचीन मुद्रा प्रणाली को संगठित और प्रभावशाली रूप दिया। और अब आता है मध्यकालीन भारत की मुद्रा प्रणाली का युग, जो कि 1200 से 1700 ईस्वी तक का था। जब भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई, खासकर दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के समय, तब भारतीय मुद्रा में कई नए बदलाव आए। दिल्ली सल्तनत का असर, जो कि 1206 से 1526 में हुआ, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपने सिक्कों पर संस्कृत या देवी देवताओं के चित्र की जगह अब अरबी और फारसी लिपि का इस्तेमाल किया। इन सिक्कों पर शासक का नाम, उसकी उपाधियां और इस्लामी धार्मिक संदेश या कुरान की आयतें लिखी जाती थी। इससे पहले हिंदू राजाओं के सिक्कों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और संस्कृत में लेख होते थे, लेकिन अब सिक्के राजनीतिक ताकत और धार्मिक पहचान का प्रतीक बन गए थे। इसी मध्यकालीन युग में शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी में रुपया लेकर आए। शेर शाह सूरी ने अपने छोटे से शासनकाल में एक नई मजबूत मुद्रा प्रणाली शुरू की। उन्होंने 178 ग्रेन वजन करीब 11.66 ग्राम की चांदी की मुद्रा जारी की, जिसे उन्होंने रुपया कहा। इसी रुपये का इस्तेमाल आगे चलकर मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी होता रहा। रुपया शब्द संस्कृत के रुपयक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है चमकदार चांदी का सिक्का। जब बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तब से औरंगजेब के समय तक मुगल सिक्के बहुत ही प्रचलित और व्यवस्थित रूप में सामने आए। मुगलों की 3 प्रमुख मुद्राएं थी। मुहर, जो कि एक सोने का सिक्का था, फिर रुपया, जो कि चांदी से बना हुआ सिक्का था, और फिर दाम, जिसको बनाने में तांबे का इस्तेमाल किया गया था। इन सिक्कों का इस्तेमाल व्यापार, टैक्स वसूली और सामान्य खरीदारी में किया जाता था। और फिर 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर के इलाही सिक्कों का दौर रहा। सम्राट अकबर ने एक धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई और इलाही सिक्कों की शुरुआत की। इन सिक्कों पर धार्मिक प्रतीकों की जगह इलाही कैलेंडर की तारीख और अकबर का नाम लिखा होता था। 1604 से 1605 के बीच अकबर के शासन के आखिरी वर्षों में कुछ सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए, जिन पर राम और सीता की आकृति बनी थी। ये सिक्के धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान को दर्शाते थे। यह दिखाता है कि अकबर सभी धर्मों को बराबर मानता था और सिक्कों को एकजुटता और समावेशता का प्रतीक बनाना चाहता था। लेकिन ये प्रथा अकबर की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई। इस तरह मध्यकालीन भारत में मुद्रा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं थी, यह धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का जरिया भी बन चुकी थी। मोहर, रुपया और दाम जैसे सिक्कों ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को अधिक संगठित और प्रभावशाली बनाया। इन सिक्कों के डिजाइन और भाषा से उस दौर के राजनीतिक विचार, धार्मिक नीति और सत्ता की सोच का भी पता चलता है। और फिर 1835 ईस्वी में ब्रिटिश काल और आधुनिक मुद्रा की शुरुआत हुई। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मजबूत होने लगा, तब उन्होंने भारत की मुद्रा प्रणाली को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। इसके जरिए वे पूरे देश में एक संगठित और एक जैसी मुद्रा व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे।
1835 में अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाकर संपूर्ण भारत में एक समान मुद्रा प्रणाली लागू की। अब तक भारत में अलग अलग रियासतों के अपने सिक्के चलते थे, लेकिन इस कानून के बाद पूरे देश में एक ही डिजाइन और वजन के सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों पर अब अंग्रेजी और फारसी दोनों में लेख होने लगा। सिक्कों पर राजा या रानी का नाम और प्रतीक दिखने लगे, जो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक थे। इसके बाद 1861 में पेपर करेंसी एक्ट और कागज के नोटों की शुरुआत हुई। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार कागज के नोट छपने लगे। ये नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जारी होते थे। शुरुआत में इन पर ब्रिटिश राज की मुहर और सुरक्षा चिन्ह होते थे, ताकि इनकी नकल ना बनाई जा सके। यह पहला कदम था भारत को मुद्रण आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का। इसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो आज भी भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई को भारत में मुद्रा छापने और वितरित करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई। 1938 में आरबीआई ने पहली बार अपने नाम से कागज के नोट जारी किए। इन नोटों पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता था और ये देश की आधिकारिक मुद्रा बन गई। और इस तरह ब्रिटिश काल में भारत की मुद्रा प्रणाली ने एक नया मोड़ लिया। अब सिक्कों और नोटों पर न केवल विदेशी शासकों की छवि, बल्कि केंद्र से नियंत्रित प्रणाली की झलक भी दिखाई देने लगी। यही वह समय था जब भारत की मुद्रा पारंपरिक से आधुनिक प्रणाली की ओर बढ़ी और जिसकी नींव पर आज का पूरा आर्थिक ढांचा खड़ा है। 1947 में भारत को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत को आजादी मिलने के बाद अब जरूरत थी अपनी पहचान वाली मुद्रा की, जो ब्रिटिश प्रतीकों से हटाकर भारत की संस्कृति और संप्रभुता को दिखाए। 1949 में एक बड़ा बदलाव हुआ। अब देश की मुद्रा का नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय प्रशासन के हाथों में आ गया। 1950 में स्वतंत्र भारत का पहला कागज का नोट जारी हुआ। इस पर छपा था अशोक स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यही वही चिन्ह है जो आज भी हमारे भारत के नोटों पर गर्व से छपा होता है। इससे यह संकेत मिला कि भारत अब अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। 1957 में भारत ने मुद्रा में दशमलव प्रणाली को अपनाया। अब से 1 रुपए को 100 छोटे हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें हम पैसे कहते हैं। इससे पहले रुपयों को आना, पाई और पैसा जैसे कई हिस्सों में बांटा जाता था, जो थोड़ा जटिल था। लेकिन नई प्रणाली ने मुद्रा को सरल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना दिया। जैसे जैसे देश तकनीक में आगे बढ़ा, वैसे ही नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई भी आधुनिक होती गई। 1980 और 1990 के दशक में नोट छपने में कंप्यूटर और मशीनी तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे नोटों की सुरक्षा, डिजाइन और टिकाऊपन में काफी सुधार हुआ। अब नोट और सिक्के न केवल सुंदर होते थे, बल्कि नकली नोटों से सुरक्षा के लिए खास तकनीक से बनाए जाते थे। इस तरह स्वतंत्र भारत की मुद्रा अब पूरी तरह से भारत की संप्रभुता, संस्कृति और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुकी थी। जहां हम पहले विदेशी प्रतीकों वाले मुद्रा का इस्तेमाल करते थे, वहीं अब हमारे नोटों और सिक्कों पर अशोक स्तंभ, गांधी जी और भारत की धरोहरें चमकने लगी। और फिर 2016 में भारत में मुद्रा का डिजिटल युग शुरू हुआ। ये आज का दौर है, जहां मुद्रा सिर्फ जेब या पर्स तक सीमित नहीं, बल्कि अब वह मोबाइल फोन के अंदर आ गई है। तकनीक ने पैसे के इस्तेमाल का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। भारत में अब लाखों लोग भुगतान के लिए यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब दुकानदार हो या ग्राहक, बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट हो गया। ना नकद की जरूरत, ना छुट्टे पैसे की टेंशन। इससे लेन देन तेज, पारदर्शी और रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। 8 नवंबर 2016 को भारत ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया, जिसे हम नोटबंदी कहते हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य था काले धन पर रोक लगाना, नकली नोटों की समस्या कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। इसके बाद बहुत से लोगों ने नकद की जगह डिजिटल विकल्पों का रुख करना शुरू किया। नोटबंदी ने भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर एक तेज छलांग लगाई। तो जहां पहले मुद्रा केवल धातु या कागज तक सीमित थी, अब वह स्मार्टफोन की स्क्रीन पर, क्यूआर कोड में और अब ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीक में बदल रही है। डिजिटल रुपया भारत के मुद्रा इतिहास में अगला बड़ा और भविष्यवादी कदम है।
एक ऐसी मुद्रा जो दिखती नहीं पर पूरा देश उस पर विश्वास करता है। तो ये रहा भारतीय मुद्रा का सफर। और अब हम बात करते हैं भारतीय मुद्रा के कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में। तो भारतीय मुद्रा का सफर जितना अनोखा रहा है उतना ही अनोखा है इस मुद्रा का साइज और सही मेटल वैल्यू। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सिक्कों का आकार और उसकी धातु के प्रकार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है? तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल जो सिक्के चलन में हैं उनका आकार पहले के मुकाबले छोटा क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे एक बेहद आर्थिक और तार्किक कारण है। तो सिक्के की दो वैल्यू होती है, फेस वैल्यू और मेटेलिक वैल्यू। फेस वैल्यू यानी सिक्के पर जितना मूल्य लिखा होता है, जैसे 1 रुपए के सिक्के की फेस वैल्यू 1 रुपए। फिर मेटेलिक वैल्यू यानी उस सिक्के को पिघला देने के बाद उसकी धातु की बाजार में जो कीमत मिलती है। अब सोचिए एक बात, अगर किसी सिक्के की मेटेलिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, वे उस सिक्के को पिघलाकर धातु बेच देंगे। उदाहरण के लिए, अगर 1 रुपए का सिक्का पिघलाकर उसकी धातु 2 रुपए में बिकती है तो हर कोई वही करेगा और धीरे धीरे बाजार से सिक्के गायब होने लगेंगे। यह स्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सिक्कों में सस्ती धातु का उपयोग हो, उनका आकार छोटा हो और उनकी मेटेलिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो, ताकि कोई भी व्यक्ति सिक्कों को पिघलाकर फायदा ना कमा सके। अगर ऐसा करने पर नुकसान होगा तो कोई नहीं करेगा। तो आइए इसे हम धीरू भाई अंबानी के एक अनोखे उदाहरण से समझते हैं। भारत के मशहूर उद्योगपति धीरू भाई अंबानी ने भी इसी सोच का फायदा उठाया था। तो जब धीरू भाई अंबानी यमन में थे, यहाँ उन्होंने यमन के सिक्कों में एक खास बात देखी। ये सिक्के चांदी के थे, जिसका मतलब था उन सिक्कों में चांदी का मूल्य अंकित मूल्य से अधिक था। उन्होंने बाजार से चांदी के सिक्के इकट्ठा करना शुरू कर दिए और उन चांदी के सिक्कों को पिघलाकर गहने या सिल्वर की ईंटों में बदलवाया और बाजार में बेचकर काफी मुनाफा कमाया। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि अगर किसी देश की मुद्रा प्रणाली में सही संतुलन ना हो तो लोग मुद्रा को ही एक प्रॉफिट के साधन में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको भारत की मुद्रा का यह सफर रोचक और जानकारीपूर्ण लगा होगा। और अब जब भी आप किसी नोट या सिक्के को अपने हाथ में ले तो याद रखिए, वो सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके विश्वास, देश की समृद्धि और हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है।